Today we have to take some topics regarding to the basis of five kingdom classifications, right? Have we completed the first and second part of our chapter second chapter? सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दो पार्ट्स अपन कर चुके हैं. फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शन इन विच वी हैव स्टडी अबाउट द classification systems are two kingdom system, three kingdom system, four kingdom system, 5 and 6 kingdom system. In this flow, in the last video we have completed 5 kingdom systems and their basis classification of the basis aspects, criteria which have used by Whittaker scientist ने जो क्राइटेरियाज यूज़ किए थे उन क्राइटेरियाज को हम थोड़ा सा डिस्कस करने के बाद हम मोनेरा की तरफ बढ़ेंगे. क्योंकि व्हिटेकर की क्लासिफिकेशन को अब हमें ब्रॉड लेना है, डिटेल करना है थोड़ा, और उस डिटेल के अंदर वन बाय वन वी हैव टू टेक द डिफरेंट किंगडम्स. फर्स्ट मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट मानते हुए हमें सबसे पहले बैक्टीरिया को लेना होगा. बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, रिप्रोडक्शन, ये सभी एस्पेक्ट पूरे करना है. मोनेरा के अंदर आते हैं साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया भी, माइकोप्लाज्मा भी, तो इनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा. सो चैप्टर 2 का ये अपन लेजर पॉइंट स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करें चैप्टर 2 साइज बेसिस ऑफ 5 किंगडम सिस्टम. लास्ट में अपन ने बेसिस का बहुत बड़ा पार्ट पूरा कर लिया था. आज उसका बचा कुचा पार्ट पूरा करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूं यहाँ पर सेल के टाइप की. लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स. जिस सेल के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं, प्रिमिटिव टाइप का सेल, और जिनमें होता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक टाइप्स ऑफ सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जांपल हो गया आपका बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, राइट. इससे आगे की बात हम 5 किंगडम के सिस्टम के अंदर प्रोटिस्टा में करेंगे. हाँ, यहाँ पर अपन ले ले एक मोनेरा. रिगार्डिंग मोनेरा में कौन कौन सी चीजें आती हैं. मोनेरा की सबसे पहले हम बात करें. मोनेरा मेंशन किया है मैंने यहाँ पर. ये फर्स्ट किंगडम है व्हिटेकर सिस्टम का, फर्स्ट किंगडम सिस्टम. इसके अंदर सारी की सारी कैसी सेल्स आती हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिनमें डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं होता. रीजन, क्योंकि न्यूक्लियस में बेसिकली चीज क्या है, न्यूक्लियस में बेसिकली चीज है उसका न्यूक्लियर जेनेटिकल मटेरियल, जिससे हम डीएनए, आरएनए, जीन्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ कहते हैं. यदि वो जेनेटिकल मटेरियल प्रॉपर वे में किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के थ्रू या मेम्ब्रेन से बाउंडेड है तो उसे हम डेफिनेट न्यूक्लियस कहते हैं. बट यहाँ पर वो चीज है नहीं. हम यहाँ पर इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पर लें तो बैक्टीरिया बेसिकली उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. बैक्टीरिया सेल का एक डायग्राम के थ्रू ये चीज क्लियर करें. सबसे पहले हम बात करें, कोई भी सेल हो, भले कोई यूसेलुलर हो या प्रोकैरियोटिक सेल्स हो, यूकैरियोटिक सेल हो, कोई सी भी हो. बेसिकली एक पूरी सेल की बात करें तो सेल के अंदर सबसे पहले होती है एक लिविंग मेम्ब्रेन, और उस लिविंग मेम्ब्रेन को मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से मेंशन कर रहा हूँ. और उस लिविंग मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. That's called plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक बाहर की तरफ होती है सेल वॉल. सेल वॉल तीन ही कैटेगरी के लिविंग ऑर्गेन्स में हो सकती है, या तो बैक्टीरिया के अंदर जो मोनेरा में होता है, या फिर फंगस में जो फंगी किंगडम में होता है, या फिर प्लांटी में जो प्लांटी किंगडम में होता है. तो ये हो गया सेल वॉल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन कोई सा भी लिविंग बॉडी हो उसमें सेम होता है, प्रोटीन और फैट्स का बना होता है. प्रोटीन प्लस फैट्स. यदि मैं कहूँ कि फॉस्फोप्रोटीन्स का मिलके बना होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर वो यूनिक है. हम ले सकते हैं इसके अंदर प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरिया सेल, फंगस, माइकोप्लाज्मा, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले, सब में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है. बट सेल मेम्ब्रेन का क्वाइट डिफरेंट कॉम्पोजिशन है. यहाँ पर क्या है कॉम्पोजिशन? सेल वॉल यहाँ पर बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का, पेप्टिडोग्लाइकन.
इस पेप्टिडोग्लाइकन के साथ में स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड्स भी हो सकता है, फॉस्फोलिपिड्स। साथ में एक स्पेशल टाइप का एसिड होता है जिसको टॉकॉइड एसिड कहते हैं, टॉकॉइड एसिड। ये तीन तरह की कंपोजिशन होने से सेल वॉल अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर वाली हो गई, यानी कि ऐसी सेल वॉल बैक्टीरिया के अलावा और किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि मैं बात करूं यहाँ पर बाहर की तरफ एक कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन और होता है जिसे हम कैप्सूल कह सकते हैं। वो कैप्सूल क्या है? यहाँ पर बहुत से ऐसे बैक्टीरिया, क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव बैक्टीरिया जो डिजीज फैलाते हैं, पॉजिटिव बैक्टीरिया जिनमें मोस्ट ऑफ है वो हार्मफुल नहीं होते, यूजफुल होते हैं। तो जो नेगेटिव टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं वो एनक्लोज रहते हैं एक प्रोटेक्टिंग लेयर के अंदर, जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है उसे कैप्सूल कहते हैं। तो यहाँ पर ये कैप्सूल लेयर इसके जस्ट बाहर की तरफ होती है, इतना सा बना लेते हैं, ये कैप्सूल लेयर। ये एडवर्स कंडीशन में बैक्टीरिया को बचा के रखेगा कैप्सूल। ठीक है, आगे के स्ट्रक्चर में आए। सबसे पहले मैंने ग्रीन कलर का अंदर बनाया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड्स होते हैं, इनफोल्ड्स के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक यूरेटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया रोल प्ले करता है, यहाँ पर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्पेसिफिक टाइप के इनफोल्ड्स होते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप के इनफोल्ड्स कैसे होते हैं? ये ऐसे। ये इनफोल्ड्स, इन इनफोल्ड्स का नाम है मीजोसोम्स। ये मीजोसोम्स किसके सिमिलर है? ये यूकैरियोटिक टाइप की सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के सिमिलर है, क्योंकि बैक्टीरिया को मोनेरा में लेने का मेन एस्पेक्ट क्या है? बिकॉज बैक्टीरिया डज नॉट हैव डेफिनिट न्यूक्लियस, मींस well bounded nucleus absent, along with all well bounded cell organelles are also absent in bacteria. So यहाँ पर यदि माइटोकॉन्ड्रिया तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक टाइप का सेल ऑर्गेनल्स है, और यूकैरियोटिक टाइप का सेल ऑर्गेनल्स केवल यूकैरियोटिक सेल्स में ही हो सकता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर यदि हम ये माने कि माइटोकॉन्ड्रिया एक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंसी होगी बैक्टीरिया में, तो क्या बैक्टीरिया रेस्पिरेशन नहीं करेगा? करेगा। एग्जैक्टली यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड्स होते हैं जिनको कहते हैं मीजोसोम्स, और इन मीजोसोम्स पर स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली रेस्पिरेशन में इसका कंट्रीब्यूशन पे करेंगे, स्पेशली उस तरह के बैक्टीरिया जिनको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले बैक्टीरिया कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मीजोसोम्स होंगे। मीजोसोम्स रेस्पिरेशन करने वाले प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं। आगे हम एक चीज और ध्यान देंगे कि मीजोसोम्स का वर्क और कंट्रीब्यूशन ओनली रेस्पिरेशन में नहीं है, रेस्पिरेशन के अलावा ये इसके यानी कि बैक्टीरिया के जेनेटिकल मटेरियल को रेप्लिकेशन करने में भी हेल्प करता है। रेप्लिकेशन करने के साथ साथ जब दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ते हैं तो एक का जेनेटिकल मटेरियल दूसरे में ट्रांसफर होता है, यानी कि ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। तो फर्स्ट हो गया व्हाट? फर्स्ट हो गया रेस्पिरेशन, और सेकंड हो गया जेनेटिकल मटेरियल्स का ट्रांसफर करना, यानी कि रिप्रोडक्शन वाला पार्ट करना। दो पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट, इस जगह पर राइबोसोम भी होते हैं। राइबोसोम सेल ऑर्गेनल्स हैं जो यहाँ बैक्टीरिया में भी होते हैं, बट इनकी कंपोजिशन यूकैरियोटिक टाइप के राइबोसोम से डिफर होती है। वहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो बेसिकली वो राइबोसोम उसके साथ मिलकर के है वो प्रोटीन सिंथेसिस कर लेंगे, बट यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होने की वजह से यहाँ पर ये जो मीजोसोम्स है उनकी लेयर के ऊपर ये राइबोसोम चिपक जाते हैं और कंपोजिट और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रह करके टुगेदरली प्रोटीन सिंथेसिस की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। By this way, they can enhance the stamina or improve their stamina or ability to synthesize the proteins। ये synthesize करने के लिए जरूरी होता है। आगे बढ़े। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा पार्ट साइटोप्लाज्मा है। अब इस साइटोप्लाज्मा में क्या होता है? और साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है सर्कुलर
ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए। ये सर्कुलर डीएनए क्या है? जेनेटिकल मटेरियल। सर्कुलर डीएनए जेनेटिकल मटेरियल, ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए है। इस जेनेटिकल मटेरियल सर्कुलर डीएनए की वजह से ही ये एक तरह का न्यूक्लियर पार्ट है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो यहाँ पर डीएनए है, बट ये ऑर्गेनाइज नहीं है क्योंकि इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होने की वजह से इसको न्यूक्लियस जैसा बोलेंगे, न्यूक्लियस नहीं बोल सकते क्योंकि न्यूक्लियस में जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो वेल ऑर्गेनाइज होता है। न्यूक्लियस में जो जेनेटिकल मटेरियल होता है उस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मैं बात कर रहा हूँ यूकैरियोटिक सेल की। यदि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ऐसा जेनेटिकल मटेरियल है तो उसको हम और करके लिख देंगे, दैट्स लाइक अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोइड, NUCLEOID, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड होने का मेन पर्पस है। इसके अलावा एक टाइप का और डीएनए होता है जो गोल, कैसा होता है? गोल होता है, स्फेरिकल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ये है प्लाज्मिड, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जेनेटिकल एक्शंस में कोई काम नहीं करता। जैसे हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है और जो न्यूक्लियस मौजूद है वो जेनेटिकल इनहेरिटेंस करता है, जेनेटिकल कैरेक्टर्स को एक्सचेंज करने का काम कर रहा है, जेनेटिकल कैरेक्टर्स को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम कर रहा है। यहाँ पर प्लाज्मिड का काम जेनेटिकल कैरेक्टर्स को जनरेशन टू जनरेशन ले जाना नहीं है, बाकी एक्शंस करवाना है। प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा, रेसिस्टेंस करवाएगा, रेसिस्टेंस के साथ साथ एबिलिटी भी इंप्रूव करवाएगा, रेस्पिरेशन के लिए, डाइजेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, इन सभी के लिए। इसलिए प्लाज्मिड एक ऐसा नॉन जेनेटिकल मटेरियल है तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन क्रोमोसोमल डीएनए, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मिड। जो प्लाज्मिड है वो एक तरह से स्फेरिकल होता है, रिंग में होता है, जबकि ये कैसा होता है? सर्कुलर डीएनए होता है। ये जेनेटिकल कंट्रीब्यूशन पे करता है, जेनेटिकल कंट्रीब्यूशन पे नहीं करेगा। इसके ऊपर स्पेसिफिक टाइप के जीन्स होते हैं जो रेसिस्टेंस देते हैं, जबकि इनका मेनली वर्क होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जेनेटिकल कैरेक्टर को लेके जाना, जैसे हमारे क्रोमोसोम्स करते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखें अपन, इसके चारों तरफ फैला होता है अंदर की तरफ साइटोप्लाज्मा, और इस साइटोप्लाज्मा में स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम जरूर होते हैं जो सभी तरह की कंट्रीब्यूशन पे करने में हेल्प करते हैं। मैं बात करूं यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकने वाले इन बैक्टीरियाज को, फोटोसिंथेसिस कर सकने वाले इन बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है? पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट बेसिकली किस तरह के बैक्टीरिया में होंगे? बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉप्स टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स टाइप के, और इनके अंदर जो पिगमेंट्स होंगे वो कौन सा होगा? बैक्टीरियल क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियल वेरिडिन। ये दो तरह के ऐसे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाने में कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, ठीक है। तो ये मेनली फंक्शन किसका हो गया? बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्मा में सस्पेंडेड पिगमेंट्स, they are not organized like a eukaryotic cell, because in a eukaryotic cells we have seen the chloroplasta, we have seen the chlorophyll which is organized inside the chloroplasta, because chloroplasta is a well bounded cell organelles and contribute to photosynthesis, but such like all structures are not present in bacteria. The pigments are here but the plastids are absent. The pigments are also contribute in a photosynthesis but in a simple manner, simple way. So we can say the suspended pigments which are distributed in a cytoplasma, they are not organized, but still they are pigments, so they are able to perform photosynthesis. And two pigments we can see here, bacterial chlorophyll and bacteriovedins are very useful in a photosynthesis, right? तो photosynthesis कैसा करेगा? यहाँ पर स्टार पॉइंट जरूर लगाएंगे।
जनरली मैंने क्या बताया आपको 10th क्लास के अंदर? जनरली मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है और वो बाय प्रोडक्ट जो ऑक्सीजन निकलता है वो H2O की ब्रेकिंग की वजह से निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स, बैक्टीरिया को कंपेयर करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन निकालते हैं बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में। सच फोटोसिंथेसिस कॉल द प्रोसेस ऑफ सच काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉल ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। बट बैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बिकॉज यहां बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस होगा, मान लिया प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये भी डेफिनेट है, बट वहां ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट निकल रही है, जबकि यहां पर बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं निकलती। इस चीज को देखें अपन, जैसे मैं बात करूं फोटोसिंथेसिस, शॉर्ट में लिख देते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, और दूसरी तरफ लिखते हैं अपन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स और फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया। यहां देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर H2O जुड़ेगा और बनाएगा C6H12O6 और बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। यहां पे चाहिए सनलाइट और पिगमेंट, ये यहां पर ऑक्सीजन निकल गई। इस तरह के फोटोसिंथेसिस को हम कहते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कहेंगे प्लांट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है? ऑक्सीजन। बट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में कभी भी ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। बैक्टीरिया कोई सा क्यों ना हो, बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, बैक्टीरिया कोई सा क्यों ना हो, कभी भी बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं निकालेगा। तो वहां पर केमिकल कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन अलग टाइप की होगी। वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वही होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर क्या होता है? रिड्यूस होकर के C6H12O6 बनाता है। मींस वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज। और बट यहां पर H2O है, उसकी जगह हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और वो H2S की वजह से वही सनलाइट इसको भी चाहिए भाई, और वही पिगमेंट इसको भी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बनाएगा? C6H12O6, बट बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलेगा सल्फर। क्या निकलेगा? सल्फर। ये सल्फर निकलेगा। इस वजह से यहां पर जो सल्फर निकल रहा है, इस टाइप की फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया के अंदर होती है, किसमें होती है? बैक्टीरिया में। उसे कहते हैं नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये साइटोप्लाज्मा पूरा का पूरा आ गया यहां पर, ये साइटोप्लाज्मा है। इस साइटोप्लाज्मा में क्या क्या है? डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहां मौजूद है। यहां पर फूड होगा, मिनरल्स होंगे, एक्सक्रीटा मटेरियल्स होगा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, गैसेस होंगी। ये सभी बेसिकली यहां पर मौजूद पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ यहां पर मौजूद होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बेसिकली पिगमेंट्स और साइटोप्लाज्मा दोनों ही कंट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं। साइटोप्लाज्मा एक स्टोरेज हो गया, जहां पर केमिकल रिएक्शन होने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है, बाय प्रोडक्ट निकल रहा है उनको भी स्टोर किया जा रहा है, फूड जो बन रहा है उनको भी स्टोर किया जा रहा है, एक्सक्रीटा मटेरियल्स होता है उनको भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा और क्या मौजूद है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था राइबोसोम होता है। राइबोसोम मींस यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम जरूर होगा। राइबोसोम हो गया, राइबोसोम्स। पर ध्यान रखना, ये राइबोसोम यूकैरियोटिक टाइप, इसकी कंपोजिशन, यहाँ जो बैक्टीरिया में मौजूद राइबोसोम है उनकी कंपोजिशन बिल्कुल डिफर होगी जो यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स होंगी। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन साइट टाइप का होता है, वो होता है 70S टाइप। ये S क्या है वो आगे अपन सेल वाले पोर्शन में पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे। यहाँ पर एक राइबोसोम की कंपोजिशन है, 70S बोलते हैं इसको, सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट S। तो ये राइबोसोम की यहाँ पर 70S टाइप की होती है, जबकि यूकैरियोटिक टाइप में
ATS टाइप का होता है, इसलिए वहां पर कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शन राइबोसोम की होंगी। बट बेसिकली यदि यूनिक कॉमन बात करें कि यहां पर भी प्रोटीन बना रहा है और वहां पे भी प्रोटीन बना रहा है। ये ऐसा क्यों? क्योंकि बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेस चाहिए, उनके लिए एंजाइम चाहिए, हार्मोन चाहिए, कंपोजिशन चाहिए, रिसेप्टर्स प्रोटीन चाहिए। तो बेसिकली इन रिसेप्टर प्रोटीन्स का कंट्रीब्यूशन या केमिकल रिएक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। जब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो यहाँ बनने वाली प्रोटीन सिंपल टाइप की होगी, तो राइबोसोम भी सिंपल टाइप का होगा। ये रीजन है कि यहाँ पर राइबोसोम वो सिंपल टाइप का होता है। इसके अलावा वैक्यूल्स होंगे, एंजाइम्स राइबोसोम में भरे हुए हैं, प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है, एक्सक्रीटा मटेरियल यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा प्रोटीन्स के अलावा बहुत से मटेरियल्स, पिगमेंट्स, ये सब कुछ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मोनेरा की जितनी भी डिमांड्स होती है वो कौन पूरा कर रहा है? मोनेरा की डिमांड एक बैक्टीरिया पूरा कर रहा है। उस बैक्टीरिया के अंदर ये कंपोजिशन सारी की सारी होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कि बैक्टीरिया कैसे कैसे रेस्पिरेशन करता है, उसको हम एक यूकेरियोटिक सेल से कैसे डिफर कर सकते हैं। लेट्स डू द नेक्स्ट टॉपिक, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। एज वी नो, इन यूकेरियोटिक सेल्स we very well known that mitochondria is the major cell organelles that contribute in a respiration for the oxidative phosphorylation. What is the main aspect of respiration? Main aspect of respiration is the formation of ATP, adenosine triphosphate. यानी कि मीन्स ये हुआ कि बेसिकली C6H12O6 यानी कि फूड ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के पार्टिकल्स को तोड़ करके उससे निकलने वाली एनर्जी को एडेनोसिन फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेटिक बॉन्ड बनाने में हेल्प में लिया जाता है। Wait a minute please. Now let's do the next topic, respiration in bacteria. Respiration in bacteria. In bacteria. Yes, respiration in bacteria एनर्जी प्रोडक्ट करना है। देखिए रेस्पिरेशन का मेन एस्पेक्ट क्या है? एटीपी बनाना। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के लिए क्या जरूरत होती है? फॉस्फेट आयंस। और फॉस्फेट आयन किसकी हेल्प से जुड़ते हैं? प्रोटीन की हेल्प से बॉन्ड्स के अंदर, हाई एनर्जी बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ये जो प्रोसेस है एटीपी बनाने का वो दो तरीके से हो सकता है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इस हिसाब से बैक्टीरिया के अंदर भी रेस्पिरेशन दो टाइप का हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, ग्लाइकोलाइसिस भी होता है, क्रेब्स साइकिल भी होता है। तो यहाँ पे भी भैया ग्लाइकोलाइसिस भी होगा और क्रेब्स साइकिल भी होगा, दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पे भी पूरे होंगे। ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस किसमें होगा? साइटोप्लाज्मा में, साइटोप्लाज्मा में। और इस दौरान क्या होता है? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। उसके बाद बात करें अपन क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने भी निकल रहे हैं वो डिफरेंट रिसेप्टर्स के थ्रू जूम किए जाने पर उनका फाइनल फॉर्मेशन होता है। उसी तरह से सेकंड हो गया इसके अंदर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मींस जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं, जिन्होंने रिसेप्टर्स ने जूम किया है, वो उस चार्ज को फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट कर एटीपी बनाने का काम होगा। पर ये सारे के सारे प्रोसेस कहाँ होंगे भाई? ETS बेसिकली कहाँ होगा? ETS होगा ऑक्सीजोम्स में। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए रिक्वायर्ड जितनी भी ऑक्सीजन, जितनी भी बेसिकली स्पेस चाहिए होती है वो साइटोप्लाज्मा में होगा। इस तरह से एक पूरा प्रोसेस यदि देखा जाए
तो एक बैक्टीरिया एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाएगा, NaC6 H12O6 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड H2 एंड द एनर्जी ATP, राइट। बैलेंस करना चाहता हूँ, बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पर 6 6 6, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ ग्लाइकोलाइसिस और एरोबिक जो भी कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है बेसिकली एक यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स में हो रहा है। हमारे साथ में क्या कंपेयर करें, यदि हम कोई यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स की बात करें तो उस यूकैरियोटिक टाइप की सेल के अंदर ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्मा में होता है। यदि उस बाय प्रोडक्ट पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसकी एंटिटी हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में होने के बाद बाकी का प्रोसेस होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्मा में है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, इसलिए सारे के सारे प्रोसेस एक्चुअली कहाँ होता है, साइटोप्लाज्मा में। अब साइटोप्लाज्मा में भी मेसोसोम्स है, मेसोसोम्स की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन पे प्रोटीन्स होते हैं और साइटोप्लाज्मा में एंजाइम्स होते हैं। इस तरह से ऑल ओवर यदि प्रोसेस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस भी हो रहा है साइटोप्लाज्मा में और क्रेब्स साइकिल भी हो रहा है साइटोप्लाज्मा में, और इस तरह से पूरा का पूरा प्रोसेस रेस्पिरेशन का हो चुका होता है। एनारोबिक टाइप की रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो बेसिकली वहां पर जो ब्रेकडाउन होता है, एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट फॉर्म में होगा। कौन कौन सा होगा, सबसे हम पहले बात करें सैप्रोफिटिक, सॉरी that does not require any kind of oxygen for during this process, so वो क्या कर सकते हैं, वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो बेसिकली उनका इन बातों को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर फर्मेंटेशन, इस तरह से नहीं, अपन ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती। सबसे पहले हम बात करें फर्मेंटेशन। एनारोबिक टाइप के रेस्पिरेशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट जब फर्मेंटेड होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एथिल अल्कोहल बनाता है और साथ में बहुत ही कम एनर्जी एटीपी की निकलती है। फर्मेंटेशन, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज बनाने वाले, जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज लिकर्स वगैरह बनाने वाले जितने भी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करते हैं उन प्रोसेस और इंडस्ट्रीज में इस तरह के प्रोसेस का यूज किया जाता है, बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। सेकंड बात करें अपन प्रोटियोफिलेटिक। प्रोटियोफिलेटिक में कार्बोहाइड्रेट की जगह क्या होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है और इससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। थर्ड क्या है, एनी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के अलावा तो फैट्स ही हो सकता है, तो उसके ब्रेकडाउन की वजह से भी एनर्जी निकलती है। यानी कि इस तरह के प्रोसेस में किसी भी तरह की कोई ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होती है। इस ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होने की वजह से इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट है, एनी काइंड ऑफ क्यूरी, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम और डाउट्स लाइक, ओके। नेक्स्ट, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो लास्ट, आज का लास्ट कर लेते हैं अपन। इन सभी एस्पेक्ट्स को लेते हुए मोनेरा को प्लान किया गया है बाय रदरफोर्ड। सॉरी, रदरफोर्ड तो बैक्टीरिया इसमें चले गए अपन, वीटेकर की बात करें, वीटेकर ने किया है। हाँ जी, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में 2 टाइप का हो जाता है, फोटो ऑटोट्रॉपिक और दूसरा
कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक में क्या हो रहा है, जितने भी फोटोसिंथेसिस करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करने वाले फोटोसिंथेटिक टाइप के बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, पीएस मीन फोटोसिंथेसिस। अभी देखा था अपन ने कार्बन डाइऑक्साइड H2S, H2O की जगह H2S, और ये बनाएगा फूड, साथ में बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में क्या निकलेगा, सल्फर। इस टाइप के बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, नॉन ऑक्सीजनिक फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरी बात करें कि कीमोटोट्रॉप्स में क्या होता है, बहुत से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को तोड़ देते हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो अमोनिया को तोड़ के नाइट्रेट और नाइट्राइट में तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो हो गया नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया के अंदर एग्जांपल हो जाता है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस टाइप का बैक्टीरिया होता है। कोकस वर्ड क्या है, सर्कल बॉल जैसे स्ट्रक्चर दिखने वाले बैक्टीरिया। आगे अपन बैक्टीरिया के बारे में क्लासिफिकेशन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉप्स में क्या है, they can't perform any chemical reaction, they can't perform any photosynthesis, so they finally depends on dead decaying organic substance on another living organisms, or for their further nourishment or nutrition to gain, they also make a mutual relationship between different living organisms, right? तो इस तरह से देखा जाए तो हेटेरोट्रॉपिक बेसिकली दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स पर डिपेंड करते हैं। इसमें सबसे पहले आ गया आपका पैरासाइटिक। पैरासाइटिक किसी दूसरी बॉडी पे डिपेंड करते हैं, जो दूसरी बॉडी के अंदर डिपेंड करते हैं, उस दूसरी बॉडी को कहते हैं होस्ट बॉडी। और इस तरह से जो बैक्टीरिया उसके अंदर रह करके या बैक्टीरिया उसके बाहर रह करके इस तरह से बनाते हैं, तो वो बन जाते हैं पैरासाइट बैक्टीरिया। एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन यहाँ पर कॉलेरा, टाइफाइड क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया, जिसमें नाम आ जाता है आपका विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया। ये विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया कॉलेरा फैलाता है। सेकंड नंबर बात करें अपन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वो है जिसमें एक बैक्टीरिया किसी दूसरी लिविंग बॉडी के साथ में मिलकर के एक रिलेशन बनाता है। जो रिलेशन बनाता है उसको कहते हैं सिम्बायोसिस। जैसे मैं बात करूं एक लिविंग बॉडी की, वह है पी प्लांट, और बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया पी प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनके अंदर गांठें बनाते हैं, नोडल्स बनाते हैं, कुछ एक में स्टेम में भी नोडल्स बनाते हैं। इस तरह से वो बैक्टीरिया क्या अवेलेबल करवाएगा प्लांट को, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, ठीक है, और प्लांट्स उसको क्या देगा, नॉरिशमेंट। तो दोनों का होगा ना फायदा। इस तरह से दोनों एक दूसरे के सेपरेट होते हुए एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, बट इस तरह से वो पूरी कर पाएंगे। इस तरह के रिलेशन को कहते हैं सिम्बायोटिक टाइप का रिलेशन। तो दैट्स सच काइंड ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और थर्ड नंबर हो गया सैप्रोफिटिक। They depends on dead and decaying organic matters. Dead, decaying organic matters. इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर तीन तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गए आपके। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर बात कर रहे हैं तो ऑटोट्रॉप्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जो नहीं कर सकते वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, पैरासाइट हो जाएंगे, वो बीमारी देंगे। जितने भी
डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, डिजीज कॉज करते हैं, वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इसी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड आ गया सिम्बायोटिक, द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स टू मेंटेन देयर प्रॉफिट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रॉफिट बनाने के लिए बेसिकली करते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स और पी प्लांट्स। In a pea plant they survive, they survive in their roots, being inside the roots they maintain the balance of nitrogen, nitrates and nitrites etc to the plant, and also consume the food from the pea plant roots, right? Such manners the symbiotic relation, the bacteria gain profit from the pea plant and pea plant gain the profit from the bacteria। इस तरह से दोनों ऑपरेशन है। और सैप्रोफिटिक हो गया, सड़ी गली चीज़ों से अपना बैक्टीरिया है वो फूड बनाता है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके मोनेरा की सारी एस्पेक्ट आएंगी। उस मोनेरा के अंदर सबसे पहला पॉइंट आएगा आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आएगा, बैक्टीरिया के मोड ऑफ न्यूट्रिशन आएंगे, रेस्पिरेशन आएगा, डाइजेशन आएगा, इसका क्लासिफिकेशन आएगा, इसके साथ में उसके इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस और रिप्रोडक्शन, ये सब टेल ऑफ डेल। अपने रिवीजन को चालू कीजिए, कोई भी चीज़ वेस्ट मत करिए। जितने भी वीडियोस दिए जा रहे हैं, जितने भी लाइव आपको क्लासेस दी जा रही हैं, उनके डाउट्स कलेक्ट करके मुझसे पूछिए। एक भी बच्चे ने मेरे से डाउट अभी तक नहीं पूछा है, ठीक है? यदि आप अपना सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं तो उसके साथ अपना आउटपुट देना भी स्टार्ट करें।